अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मज़े में और पुरसुकून होंगे। तो जी, आज हमारा नावल धनक की एपिसोड 2 है। उम्मीद है कि आपने फर्स्ट एपिसोड रीड कर ली होगी और बहुत मज़े की थी। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नावल में आगे क्या हो रहा है। घर वालों से प्यार लेकर पलटते-पलटते इसे बहुत वक़्त लग गया था। अरसल ने इसका गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। फिर वो साथ वाली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठी। इसने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। लाला रुख जो सुबह अलग ही जोन में थी, इस समय अरसल को बेहद खामोश लगी। इसने एक सरसरी सी निगाह इस पर डाली थी। आपकी तबीयत ठीक है? इसने पूछ ही लिया। मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इससे अरसल? इसने तेज़ लहजे में कहकर अब के रुख बिल्कुल ही खिड़की की जानिब फेर लिया था। बेख्तियार ही अरसल के होंठ सीधी सी लकीर में खामोश हो गए। इसे तो वैसे भी ज़्यादा गुफ्तगू करने की आदत नहीं थी, इसीलिए लाला रुख की खामोशी ने इसे बहरहाल सुकून से ड्राइव करने दिया था। फिर गाड़ी इसके घर के आगे रोकते हुए वो बाहर निकल आया। रुख भी इसके साथ ही बाहर निकली थी। फिर अपने औक़त के मुताबिक वो दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर बढ़े। वो दोनों जानते थे कि ये मुस्कुराहट घर वालों की ज़िंदगियों को साबित रखने के लिए बेहद ज़रूरी थी। इनका खामोश मायदा दोनों जानिब से इस मामले में बेहद मजबूत था। लाला रुख घर में क्या दाखिल हुई, वहाँ तो गोया बहार उतर आई थी। इसे अभी इकलौता दामाद होने के बायस बहुत इज्जत और हाथ के छाले की सूरत रखा गया। वो जब अपनी अम्मी के साथ ऊपर की जानिब बढ़ गई तो रामेश और जुनैद इसे अपने साथ ही लिए लाउंज में बैठ गए थे। अफगान साहिब शायद किसी काम से बाहर गए थे, जभी इसे वो दिखाई नहीं दिया। जुनैद और रामेश लाला रुख के बरअक्स बहुत खुश अखलाक और मासूम से थे। इसे वो दोनों बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, आपको किस किस्म का म्यूज़िक पसंद है? बात से बात यूँ ही निकली तो जुनैद ने पुरजोश होकर पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे क्लासिक और ज़रा धीमा सा म्यूज़िक पसंद है। वैसे मैं नहीं सुनता इतना ज़्यादा, लेकिन जब भी इत्तेफ़ाक हुआ है सुनने का तब ज़्यादातर गज़लें वग़ैरह या फिर जगजीत सिंह को ही सुनना पसंद किया है। इसकी बात पर जुनैद और रामेश ने बेख्तियार ही निगाहों का तबादला किया था। इसने दोनों की जानिब बारी-बारी देखा। क्या हुआ? क्या अच्छा नहीं है मेरा म्यूज़िक टेस्ट? इसके पूछने पर जुनैद ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया, फिर बोला, हम बस थोड़ा हैरान हैं क्योंकि आप ही का म्यूज़िक टेस्ट बहुत वाइल्ड किस्म का है। इन्हें एमिनेम पसंद है, शुगा और आरएम, ये सब लोग कौन है? इसे यकीन था कि इसने इन नामों को अपनी ज़िंदगी में कभी पहले नहीं सुना। ये सब लोग अपनी ज़ुबान के तेज़ी से रैप करने के लिए मशहूर हैं। एमिनेम के बारे में तो कहा जाता है कि वो सांस लिए बगैर इतनी तेज़ी के साथ गाता है कि सुनने वाला इसके गाना रोक कर इसे सांस लेने के लिए कहता है। शुगा भी अपने इसी अंदाज के बायस मशहूर समझा जाता है। इसके गानों में लिरिक्स बहुत गुझले और भड़कते हुए होते हैं, जबकि दूसरी जानिब आरएम यानी रैप मॉन्स्टर मशहूर ही अपने नाम से हुआ है। वो वाकई किसी हैवान की तरह रैप करता है। आप ही के ये सब लोग पसंदीदा हैं। वो इनके बारे में एक लफ्ज़ तक नहीं सुनती। और वो हैरत से कभी जुनैद को देखता और कभी रामेश को। कुछ शक नहीं था कि इस लड़की को ऐसे लोग और इस तरह के वाइल्ड गाने पसंद थे। इसकी खुद की तबीयत क्या किसी जंगली से कम थी? इसने गहरा सांस लिया। ये तुम्हारी आपी को कुछ अजीब मखलूक़ात नहीं पसंद? इसकी बात सुनकर जुनैद और रामेश बेसाख्ता हंस दिए थे। हम सारे घर वाले बल्कि पूरा ख़ानदान ही का यही ख्याल है कि इन्हें इंतहाई अजीबो-गरीब चीज़ें पसंद आती हैं। आपको पता है, आप ही को कभी लव स्टोरीज़ ने अट्रैक्ट नहीं किया। वो संजीदा किस्म के क्राइम, थ्रिलर, एक्शन और हॉरर फिल्में देखना पसंद करती हैं। इन्हें कॉकरोच, छिपकली, यहाँ तक कि किसी भी कीड़े-मकोड़े से डर नहीं लगता। हम जब से बड़े हुए हैं, हमने कभी आप ही को सबके सामने रोते हुए नहीं देखा। वो कहती हैं इन्हें ज़हर लगते हैं रोने-धोने वाले लोग। इनकी बातें सुनकर इसे कुछ ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी। हाँ, बस ज़रा अंदाज़ा हो गया था कि वो बचपन से लेकर अब तक किस तरह रही है। इसकी पसंद-नापसंद इसे अब कुछ-कुछ अंदाज़ा हो रहा था और इस साथ-साथ इसे ये भी एहसास हो रहा था कि वो इससे बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल उलट। बहुत बहादुर हैं तुम्हारी आपी तो फिर। इसने मुस्कुरा कर कहा तो रामेश ने दांतों की नुमाइश की। जुनैद इसकी जानिब राज़दारी से झुका था। अलबत्ता, एक और बात बताऊँ आपी की? आप प्लीज़ इन्हें मत बताइएगा, नहीं तो वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। इसकी आंखें दिलचस्पी से चमकी थीं। तुम बताओ, मैं नहीं बताऊँगा इसे। आप ही ने 2-3 दफ़ा स्कूल में बहुत से लड़कों को मारा-पीटा भी है। लेकिन मज़े की बात ये कि वो हमेशा बाबा के बचाने पर माँ से बच जाया करती थी। तब से इनका नाम मोहल्ले वालों ने झांसी की रानी रख दिया है। हमारे भी मज़े होंगे साथ-साथ। अब अगर कोई भी तंग करे तो हम बता देते कि हम किसके भाई हैं। सब डर कर खुद ही पीछे हट जाते। अरसल की इंतहाई नाजुक तबीयत पर यह बात बहुत ग्रां गुजरी थी। ऐसा लड़ाका तैयार को शादी को तो हरगिज़ नहीं करनी चाहिए थी।
ये तुम्हारी आपी ने तहरीक तालिबान क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? इसके पूछने पर वो दोनों एक बार फिर से हंस दिए। इसी सना में जीनों से फातिमा उतरती हुई नजर आई। इनके साथ लाला रुख भी थी। बेटे अरसल, आपको कोई एतराज़ तो नहीं अगर मैं रुख को चंद दिन अपने पास रख लूँ? वो इनकी इस कदर इज्जत और मोहब्बत पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। पता नहीं इतने नर्म हूँ लोगों की बेटी इतनी होनहार कैसे थी। जी जी आंटी, रुख जितने दिन चाहती है रह सकती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आज ऑफिस भी जाना है और दो एक काम भी निपटाने हैं। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर की जाने बढ़ता, रुख बोल उठी। माँ, मैं आंटी को बता कर नहीं आई हूँ। अब इस तरह यहाँ रुक जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगली दफ़ा आऊँगी तो फिर बता कर आऊँगी कि रुकने जा रही हूँ। आप मुझे लेने आ जाइएगा शाम तक अरसल। इसकी सादतमंदी और इस कदर संजीदगी पर जहाँ अरसल हैरान हुआ था, वही फातिमा ने आंखें फैलाकर अपनी बेटी को देखा था। फिर वो धीरे से मुस्कुरा दी। इनके बेचैन दिल को अगले ही पल चैन आया था। फिर अरसल भी न ठहरा और इनसे इजाज़त लेता बाहर की जानिब बढ़ गया। इसके जाते ही रुख रामेश और जुनैद की जानिब बढ़ आई थी। शाम में वो इसे लेने आया तो अफगान लाउंज में ही बरजमान इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसे अंदर आता देखकर पुरजोश से आगे बढ़े और इसे साथ लगा लिया। फिर इससे घर वालों का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। लाउंज में बैठ गए। वो बहुत हमुल और धीमे अंदाज में इन्हें जवाब दे रहा था। साथ साथ इसका दिल भी इनकी खुश अखलाकी पर किसी अनदेखी सी जंजीर में जकड़ता जा रहा था। क्या इतने अच्छे लोगों की बेटी को हुकूक से महरूम रखकर इन्हें अजियत में मुब्तला करना दुरुस्त था? क्या वो ये सब ठीक कर रहा था? क्या इसे ये सब करना चाहिए था? अगर ये सब ठीक था तो इसे क्यों ठीक नहीं लग रहा था? बोझल दिल के साथ मुस्कुराते हुए वो अब हलकान हो रहा था। इस जैसे शफाफ और हसास तबीयत रखने वाले के लिए ये बातें बहुत बड़ी थी। वापसी का सारा रास्ता बेहद खामोश था। ना इसने किसी बात का आगाज़ किया और ना ही रुख ने इससे कोई बात करने की कोशिश की। फिर वो इसी खामोशी के साथ घर में दाखिल हुए। माँ, बाबा और दादी से प्यार लेने के बाद वो अपने कमरे में चले आए थे। आज कमरा बेहद खामोश था। ना दरवाजे मारे जाने की आवाज़ें थीं और ना ही बिस्तर पर झगड़ा हो रहा था। अरसल एक जानिब सोफे पर सो रहा था और रुख करवट लिए दूसरी जानिब बेड पर दराज थी। अगली सुबह इसकी आंख बहुत सवेरे खुली तो देखा वो अपना लैपटॉप सामने रखे काम कर रहा था। शायद इसकी प्रेजेंटेशन थी आज ऑफिस में। रात ही इसने शेर अफगन को इसे ताकीद करते हुए देखा था। इनकी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहम था। इन्हें किसी भी हालत में ये प्रोजेक्ट चाहिए था। अगली दफ़ा जब इसकी आंख खुली तो देखा वो बहुत खामोश से संसार आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था। हमेशा के पुरसुकून, धीमा और खामोश। वो जब ऑफिस जा चुका था तो वो भी उठकर नहाई और फिर फ्रेश होती कमरे से बाहर निकल आई। इसका मूड रात के बरक्स बहुत बेहतर था। अभी वो महज किचन में दाखिल होकर सुमेरा को सलाम ही कर पाई थी कि घर का फ़ोन बज उठा। वो इन्हें मुस्कुराकर देखती वापस पलटी और लाउंज में बजता फ़ोन उठा लिया। आगे से अरसल की बेहद परेशान आवाज़ सुनाई दी थी। हेलो, हेलो लाला रुख, मेरे सोफ़े पर मेरी फ़ाइल रह गई है। वो बेहद अहम डॉक्यूमेंट्स हैं रुख। क्या तुम इन्हें रामू काका? नहीं नहीं, रामू काका तो बहुत आहिस्ता ड्राइव करते हैं। ओह खुदा, रामू काका अपनी ज़ईफ़ी के दौर में थे। वो तो इनके ईमानदार मिजाज और आला किरदार के बायस अब तक शेर अफगन नहीं उन्हें काम पर रखे हुए था। हुआ क्या है अरसल? रुक, मुझे वो फ़ाइल 10 मिनट में चाहिए, इसने अजलत में कहा था। परेशानी इसकी आवाज़ ही वाज़ेह थी। मिल जाएगी आपको। और इसने खटाक से फ़ोन रखकर ऊपर कमरे की जानिब दौड़ लगाई थी। साथ ही खुले बालों को जोड़े में बांधे, फिर दुपट्टा एक जानिब गिरा लगाकर पैरों में सैंडल अरसे और तेज़ी से नीचे की जानिब भागी। एहतियातन इसने किचन को भी एक नज़र देख लिया था। यकीनन घर वाले नई नवेली दुल्हन को इस तरह हवा के घोड़ों पर सवार देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होने वाले थे। रामू काका गाड़ी को कपड़े से साफ कर रहे थे। इसने इनकी जानिब दौड़ लगाई। रामू काका, चाबी दें मुझे। लेकिन बीबी, आप मुझे चाबी दे दें और जल्दी से पिछली सीट पर बैठें। इसने अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठने ही लगी थी कि रामू काका परेशान सा चेहरा देखा। इनका झुर्रियों सा सजा चेहरा इसे बहुत बूढ़ा और कमज़ोर सा लग रहा था। कुछ सोचकर वो अंदर भागी और फिर जब वो बाहर आए तो इसके हाथ में एक अदद हेलमेट था। ये जल्दी से पहन लें। जब उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो इसने हेलमेट उनके सर पर डाल दिया। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लड़की ने गाड़ी में ये हेलमेट क्यों पहना रही थी, बल्कि ये लड़की आखिर इस कदर अजलत में जा कहाँ रही थी। रामू काका जल्दी, वो चिल्लाए तो रामू काका डर कर जल्दी से अंदर बैठने ही लगे थे कि बुरी तरह गाड़ी के ऊपरी हिस्से से टकरा गए, लेकिन फिर जल्दी से संभल कर अंदर बैठ गए। इसने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी। रामू काका ने घबरा कर हैंडल थामा। वो गाड़ियों के दरमियान से गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ निकालती। सारी कवानीन पर इससे लानत भेज चुकी थी। बेटी बेटी, हम जा कहाँ रहे हैं? अरसल के ऑफिस। इसने एक्सीलेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाया तो रामू काका एक जानिब को लटके। ये लड़की यकीनन मौत के कुएं में गाड़ी चलाती रही थी। उन्होंने बेख्तियार कलमा पढ़ा था। साथ साथ इनका हेलमेट पहना सर इधर उधर टकरा रहा था। इन्हें अब अंदाज़ा हुआ था कि रुख ने इन्हें हेलमेट क्यों दिया था। इसी वक्त एक बंदा रुख की गाड़ी को कट मारकर निकला तो इसने दांत पीसे।
इसकी तो, और अगर वो जो जल्दी में अरसल की फ़ाइल देने इसके ऑफ़िस नहीं जा रही होती तो इस आदमी को बताती। अगर इसने इसे रस्सी पर सिखाकर टांग तन दिया होता तो इसका नाम भी लाला रुख ना होता। बेटी आहिस्ता, हमें ऑफिस पहुंचाते पहुंचाते कहीं तुम ऊपर ना पहुंचा देना। इन्हें तो अपने ही गम लगे हुए थे। इसने एक बार फिर गाड़ियों के दरमियान से गाड़ी निकाली तो ट्रैफिक पुलिस वाला चीखा। इसने पीछे देखे बगैर सुर्ख बत्ती क्रॉस की, फिर इसी तेजी के साथ जन से गाड़ी भगाती आगे ले गई। एक मोड़ के बाद इसने शीशों से ढकी ऊंची सी बिल्डिंग के आगे गाड़ी रोकी और फिर अंदर की जानिब भागी। साथ साथ वो बालों का जूड़ा भी खोल चुकी थी। बहुत से वर्कर्स इस खूबसूरत सी लड़की को देखकर रुकने लगे थे। इसने लिफ्ट की जानिब कदम बढ़ाए और फिर अभी वो बटन दबाकर लिफ्ट का दरवाज़ा बेसब्री से बंद होता देख ही रही थी कि कोई हाथ दरवाजे के दरमियान आ गया। अगले ही लम्हे दरवाजे में अरसल नमूदार हुआ था। सफ़ेद चेहरा और माथे पर पसीने की बूंदें लिए वो इसे सुबह वाले अरसल से हासा मुख्तलिफ लगा। फाइल हाथ में लेती अरसल ने सुख का सांस लिया था। फिर इसकी जानिब देखा जो खुद भी गहरे गहरे सांस ले रही थी। कुछ शक नहीं कि तुम मार्शल आर्टिस्ट रही हो। इसने इसकी इस कदर फुर्ती पर सराहा था। रुख ने आंखें घुमाई। मैं मार्शल आर्टिस्ट थी नहीं अरसल, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। रामू काका के साथ आई हूँ। रामू काका के साथ आई हूँ। इन्हें पिछली सीट पर हेलमेट पहना कर बिठाया था ताकि बाद में घर वालों को बता सकूं कि मैं इनके साथ ही ऑफिस गई थी। और फिर ये तो रामू काका ही जानते होंगे कि कौन किसके साथ ऑफिस गया था। इसने समझकर सर हिलाया, फिर इसे देखा। थैंक्स। अभी वो इसे मजीद कुछ कहने ही लगा था कि लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अरसल अपनी जगह ही साख्त हो गया। रुख ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा था। वहाँ एक खूबसूरत सी नाजुक लड़की बैग कंधे पर डाले खड़ी थी। वो अब भी अरसल और लाला रुख को देखकर अपनी जगह ही जम सी गई थी। फिर वो बेसाख्ता पीछे हटी और वहाँ से भागती चली गई। अरसल तड़प कर बाहर निकला था। आमना, आमना। वो इसके पीछे भागा तो रुख के कदम लिफ्ट की ज़मीन के साथ ही पेवस्त हो गए। आंखें इदराक के लम्हात को पार करती, जैसे ही कुछ मतलब आहज कर पाए। वो साकत रह गई। इसका शौहर इसे छोड़कर किसी और लड़की के पीछे। लेकिन फिर इसके आगे इससे सोचा नहीं गया। आंखों में जमा होते पानी को इसने अपने अंदर की खुश्क कर लिया। अपनी ज़ात की बेकदरी पर दिल करवटें लेने लगा था। इसने गहरे गहरे सांस लिए और फिर बहुत कुछ अपने हलक के अंदर उतारती वो लिफ्ट से निकल आई। अब के सर्द राहदारी में चलते इसका दिल भी सर्द हो रहा था। यूँ लग रहा था गोया मोम सी ठंडक इसके वजूद को इन पिछले लम्हात में अंदर तक जमा गई हो। इसने ज़िंदगी में पहली बार तस्लील सही थी और इस एक दफ़ा के सह लेने ने इसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। और ये तकलीफ़ शायद इसीलिए सवा थी क्योंकि वो जानती थी कि वो अरसल को चाहने लगी है। वो जानती थी कि वो इसकी मोहब्बत के अनदेखे से हिसार में गिरने लगी है। वो जानती थी, इसे पता था कि अरसल इसे अच्छा लगने लगा था। अरसल ने आमना के पीछे अजलत में दौड़ते हुए इस बात को बिल्कुल फरामोश कर दिया था कि इसकी एक अदद बीवी लिफ्ट में तन्हा इस लड़की के पीछे भागता देख चुकी थी। इसे अभी सिर्फ आमना की परवाह थी। इसे अभी महज इसके आंसुओं ने कमज़ोर कर दिया था। इसने आगे बढ़कर इसकी कलाई थामी तो वो लचकती डाल की मानद इसकी जानिब खिंची चली आई। इसे बेसाख्ता रुख की सख्त गिरफ्त याद आई थी। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं अरसल? अब आपको मुझसे क्या सरोकार है? मेरी ज़िंदगी के कई लम्हात पर तो आप काबिज़ रह चुके हैं। क्या अब भी आप मुझे अपनी कैद में रखना चाहते हैं? तब जब आपकी बीवी आपका इंतज़ार कर रही है। और अरसल ने बेख्तियार इसकी कलाई छोड़ दी थी। 2 कदम पीछे हटा, फिर बहुत दुख से आमना के गिरते आंसुओं को देखा। तुम खुद को ऐसे तकलीफ दोगी तो मैं अपने आप को कैसे माफ़ कर पाऊंगा आमना? इसके कहने पर वो एक बार फिर से बिखर कर रोने लगी थी। फिर पानी से बड़ी आंखें उठाई। आप मुझे भूल जाएं अरसल। मुझे लगता है कि आपका महज एक ये कदम हम दोनों को हर किस्म की जंजीर से आज़ाद कर देगा। वो आपकी बीवी है अरसल, इस पर आपका हक है, किसी भी औरत से ज़्यादा। आप मुझे थाम कर इसे छोड़ देंगे तो क्या खुश रह पाएंगे? क्या कभी आपने किसी का घर उजाड़ कर किसी को सुख से रहते देखा है? वो अच्छी थी, इतना अरसल को अंदाज़ा था, लेकिन वो इतनी नेक दिल होगी, इसका अरसल को अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था। आमना, मैंने वादा किया था तुमसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। लेकिन आमना ने इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। फिर आंखें रगड़ कर इसे देखा, मजबूती से मुस्कुराई। आपकी शर्मिंदगी इस लड़की से आपकी जुड़ी ज़िंदगी को अलग नहीं कर सकती अरसल। आपकी शर्मिंदगी मेरी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकती। आपकी शर्मिंदगी या फिर गिल्ट का कोई भी आंसर मेरे लिए करामत साबित नहीं हो सकता। अब आप अपनी बीवी के हैं। बेहतर यही है कि आप मुझे भूल जाएं और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। रही मोहब्बत तो अक्सर नज़रअंदाज किए जाने पर खामोश हो जाया करती है। इंसान को बस सब्र से अपनी पेवंद लगी मोहब्बत को वक्त देना होता है, बस। अरसल अपनी जगह ही जम सा गया था। आमना की आंखों में जमा गुलाबी सा पानी इसके दिल पर गिर रहा था। इन आंखों से कभी वो वाबस्ता रहा था, भला वो इनको इतनी जल्दी कैसे भूल सकता था? दूसरी जानिब आमना पलटने ही लगी थी कि लम्हे भर को ठहर गई। फिर इसकी जानिब अपना सरापा फेरा। भीगी पलकों थले इसके आंसू चमक रहे थे।
आइंदा मुझे कभी पहचानने से भी इनकार कर दीजिएगा अरसल। मैं इस बोझ को अब मज़ीद नहीं उठा सकती। मेरा रास्ता कभी मत रोकिएगा। इसने कहा और फिर आंखों से गिरते आंसुओं को रगड़ती वहाँ से भागती चली गई। वो इस सर्द राखदारी में तनहा खड़ा रह गया। इसकी बूढ़ी आंखें गहरी आदि आज़ारदगी की जद में थी। फिर वो सर हिलाता वापस पलटा। अब महज इस राहदारी में गुजरी बातों की गूंज थी, खामोश बातें जो अब तक दरो दीवार से टकरा कर वापस पलट रही थी। पिछली नशिस्त पर बैठी अब वो हाली हाली निगाहों से बाहर देख रही थी। एक जानिब हेलमेट भी रखा था और रामू काका बहुत धीरे से गाड़ी चला रहे थे। वो घर में दाखिल हुई तो देखा सुमेरा बेगम और दादी साथ बैठे बातें कर रहे थे। वो उपसुर्दा सी मुस्कान लिए इन तक चली आई। तुम कहाँ चली गई थी बेटा? वो आंटी दरअसल अरसल की फाइल घर पर रह गई थी, बस वही देने गई थी, नहीं ऑफिस। रामू काका जा रहे थे तो सोचा मैं भी हुआ। इसने इनके ऐन सामने बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा तो वो भी समझकर सर हिलाने लगी। ये अरसल आजकल ऑफिस के चक्करों में ठीक से खाना नहीं खा रहा लाला रुख। बच्चे ज़रा इसके खाने पर तवज्जो दो, पहले ही वो बहुत चोर है खाने का। दादी के कहने पर इसने सर हिलाया था। फिर इन्हें देखा। जी दादी, मैं आपसे ख्याल रखूंगी इनका। फिर वो सुमेरा के साथ लगकर किचन में खाना बनवाती रही। इसे अभी खुद को बेहद मसरूफ़ रखना था। अगर वो फारिग होती तो दिल दिमाग खोलता रहता। इससे बेहतर था कि वो अपना वक्त सुमेरा की मदद करवाने में लगा देती। सुमेरा की तबीयत बिल्कुल रिमशा जैसी थी, मिलनसार और आसान। कोई पेचीदा बात या फिर सासों के अमूमी रवैये के बरक्स इनका रवैया बहुत प्यारा था। और शुक्र जो इसे कोई शमीम आंटी जैसी सास नहीं मिल गई। फिर ये तो अल्लाह ही जानता था कि वो ऐसी सास के साथ क्या करती। सुमेरा साथ साथ इसे बता भी रही थी कि आज इनके भाई की बेटियां आने वाली हैं, इसलिए वो किचन में खड़ी इसे इस समय खास एहतमाम पर तवज्जो दे रही थी। जब मेहमानों के आने का वक्त हुआ तो इन्होंने इसे बज़द इसरार फ्रेश होकर कपड़े बदलने के लिए कमरे में भेज दिया। इसका दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी इन्हें इनकार करना इसे दुरुस्त न लगा। वो कमरे की जाने पलटी तो देखा कि मगरिब का अंधेरा हर सू फैलने लगा था। इसने नहाकर हल्की स्याह सिल्क की फ्रॉक ज़ेब तन की और अभी से वो अपने बालों को ब्लो ड्राई करने के बाद उठाकर बांध रही थी कि रिमशा कमरे में दाखिल हुई। वो झिझक कर वही दरवाजे के पास ठहर गई थी। इसने इसका झिझकना देखा तो लम्हे भर को इसकी जानिब मुड़ी। अरे रिमशा, आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? वो पास चली आई। रुख ने गौर से इसका चेहरा देखा। वो इससे बेतकल्लुफ़ नहीं थी। शायद उम्र के फ़र्क के बायस रिमशा इससे झिझकती थी। वो भाभी, अम्मी आपको पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ? मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों रहती हो? उसके बराह रास्त पूछने पर रिमशा के रुखसार लम्हे भर में गुलाबी हुए थे। फिर इसने जल्दी से सरनफी में हिलाया। नहीं भाभी, मुझे डर लगता है कि कहीं आपको मेरी कोई बात बुरी न लग जाए। आपको गुस्सा ज़्यादा आता है ना? ओह, तो ये बात थी। इसने मुस्कुराकर चेहरा संघार आईने की जानिब फेरा, फिर हाथ में थामा ब्रश इसकी जानिब बढ़ाया। रिमशा चूम कर इसे देखने लगी। मेरे बाल सुलझा दो प्लीज़, मुझसे सुलझ नहीं रहे, हाथ दुख गए हैं मेरे। इसके हल्के फुल्के से अंदाज पर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर इसके नर्म बालों पर ब्रश चलाने लगी थी। और मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम बहन हो मेरी छोटी। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, मुझसे शेयर करना। कोई भी तंग करे, बदतमीज़ी करे तो इसे मेरे हवाले कर देना। फिर मैं जानूँ और वो बंदा। और दूसरी बात, ये सच है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम पर भी आ जाएगा अगर तुम कुछ क्रेज़ी करोगी, लेकिन फिर तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगी भी मैं ही। इसलिए अब मुझसे डरना नहीं है, ओके? मैं तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम हूँ अब से। इसके कहने पर रिमशा हंस पड़ी थी। जिसे हंसता देखकर रुक अपना दिल भी हल्का हो गया था। फिर रिमशा कुछ सोच कर लम्हे भर को खामोश हुई। इसकी जानिब देखा जो बालों को कंधे पर एक जानिब डाल रही थी। भाभी, वो, हाँ कहो। वो अब कंधे पर सुनहरे रंग का दुपट्टा ओढ़ रही थी। भाभी, जो लड़कियां आ रही हैं इनमें से एक का नाम जरताज है। वो बाई को और इसके दुपट्टे को ठीक करता है हाथ लम्हे भर को साख्त हुआ था। वो अरसल को क्या? वो बाई को बहुत गहरा आरामदा करती है और इसके तने अबरू अगले ही पल ढीले पड़ गए थे। इसने समझकर सर हिलाया। फिर रिमशा को संघार आईने में देखा। आने दो इस सरताज को, देख लेंगे इसे भी कि वो किस खेत का आलू है। और इसकी बूंदी सी मिसाल पर रिमशा बेख्तियार हंस पड़ी थी। फिर बाहर उठते शोर के बायस इन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा था। तुम अभी जानती नहीं हो अपनी भाभी को, जब जान जाओगी तब पनाह तलब करोगी। चलो आज देख लेते हैं इस जरताज मुख्तरमा को भी। कमरे से बाहर निकलते वक्त अब के वो मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो लाला रुख थी। वो मुस्कुराना जानती थी, तब भी जब इसे लगता था कि वो हरगिज़ भी मुस्कुरा नहीं सकती। इसके सर पर असाबी थकन सवार थी। घर में भी वो मगरिब के बाद दाखिल हुआ था, लेकिन फिर लाउंज में बैठे मेहमानों को देखते ही वो जहनी तौर पर कराहा था। जरताज की पुरशोक निगाहों को नज़रअंदाज करते वो आगे बढ़ाया था। फिर झुककर हाला को सलाम करता सर पे प्यार लेने लगा। लाएं अरसल, अपना सूटकेस मुझे दें और आप फ्रेश हो जाएं, फिर मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए, क्योंकि बाकी सब तो खा चुके। इसकी मीठी से धीमे लहजे पर जहाँ अरसल ने इसे आंखें पूरी खोल कर देखा था, वहीं रिमशा ने अपनी हंसी दबाई थी। जरताज ने तलमिलाकर पहलू बदला।
वो उसे हैरत से तकता कमरे के जाने मुड़ा तो वो भी इसके साथ ही कमरे तक आई। साथ साथ वो मुस्कुराकर इससे छोटी छोटी बातें भी कर रही थी। आप ठीक हैं रुख? कमरे में दाखिल होते ही इसने पूछा तो रुख इसका सूटकेस बेड पर रखा और इसकी जानिब पलटी। फिर खूनख्वार निगाहों से इसे देखा। वो बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हटा था। वो इसके करीब आई, फिर इसे बाजू से जकड़ कर मजीद अपने करीब किया तो वो छोटे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर गया। अगर कोई लड़की परेशान कर रही थी तो बताना चाहिए था नार्सल। मैं देखती हूँ इस चुड़ैल को अभी। देख कैसे रही थी आपको बेबाक नज़रों से। याद रखें अरसल। अरसल ने एक आंख खोलकर इसका तपता चेहरा देखा था। ऐसी नज़रों से सिर्फ आपको मैं देख सकती हूँ, और कोई देखेगा तो वो बचेगा नहीं मेरे हाथों से। इसने इसका बाजू छोड़ा और बाहर की जाने बढ़ गई। अरसल ने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया था। खुदाया, ये लड़की पागल है, ये मुझे भी पागल कर देगी। अभी तो आमना का गुस्सा निकाला नहीं मोहतरमा ने, पता नहीं मेरा आगे क्या बनने वाला है। इसने परेशानी से अपना उतरा चेहरा आईने में देखा और फिर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। वो किचन की जानिब चला आया था, फिर खामोशी से कुर्सी खींच बैठा। वह मुस्कुराकर इसके सामने खाना लगा रही थी। अरसल ने इसकी मुस्कुराहट देखकर सर धना था, फिर खाने की जानिब हाथ बढ़ाया ही था कि सरताज किचन में चली आई। वो एक अदा से इसके बराबर रखी कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि रुख की आवाज़ पर ठहर गई। जरताज, ये मेरी जगह है, प्लीज़ आप ज़रा दूसरी कुर्सी पर बैठें। एकदम ही किचन में ऑकवर्ड सी खामोशी फैल गई थी, जिससे लाला रुख को तो खैर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कभी कभी अरसल हैरान होता था कि वह साबित तौर पर किस कदर मजबूत और मुस्तहकम थे। कोई इसे घबरा नहीं सकता था, और वह ये बात बखूबी जानती थी। दूसरी जानिब सरताज का चेहरा लम्हों ही में सुर्ख हुआ था, लेकिन फिर बामुश्किल लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो बराबर रखी कुर्सी पर जा बैठी। अरसल ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए सरताज को मुस्कुराकर खाने की पेशकश की थी। नहीं अरसल, आप खाएं, मैं तो अभी खाकर फारिग हुई हूँ। मुस्कुराकर हल्की सी आवाज़ में कहती वो लाला रुख को इस समय जहर जैसी लगी थी। वो इसके ऐन सामने बैठी थी, ठंडी आंखों से इसे देखती हुई। बस वैसे ही आपसे मिलना था तो यहाँ आ गई। और लाला रुख, कैसी चल रही है आपकी अज़वाजी ज़िंदगी? अरसल के साथ तो बहुत खुश होंगी आप। जाहिर सी बात है, अब इतने धीमे मजाज के अच्छे से इंसान के साथ तो हर लड़की चल जाती है। वो महजूज सी बोली तो अरसल से निवाला निकलना मुश्किल हुआ। ये किसको छेड़ दिया था इसने? बिल्कुल, अरसल का मिजाज बहुत अच्छा है, हर लड़की चल सकती है इनके साथ। बस वो नहीं चल सकती जो दूसरों के शोहर हजरात पर दौरे डालती हैं। और बेख्तियार ही अरसल के गले में फंदा लग गया था, लेकिन वहाँ इसकी परवाह किसी को भी नहीं थी। इसका जवाब सुनकर सरताज लम्हे भर को हंसी थी। आपको तो बुरा ही लग गया, मैं तो वैसे ही एक बात कह रही थी। अभी इसने मुंह खोला ही था कि इस लड़की की तबीयत दुरुस्त कर देती, लेकिन इसी वक्त अरसल दरमियान में बोल पड़ा। ऐसी बात नहीं है सरताज, लाला रुख का मिजाज भी बहुत अच्छा है। इनकी शादी अगर किसी से भी हो तो वो खुश रहता। किसके किरदार पर ऐसे बात नहीं करते। हम इंसान हैं, हम में हामियाँ नहीं होंगी तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली दफ़ा आप कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो लाला रुख को या फिर मुझे नागवार गुजरे। इसने कहा और आहिस्ता से कुर्सी घसीटता उठ खड़ा हुआ। रुख बिल्कुल चुप हुए दरवाजे को देखे गई, जिससे गुजर कर वो भी गया था। इसकी एक वजाहत ने रुख को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया था। हाँ, इसे अब समझ आ रहा था कि इसके पीछे इतनी लड़कियां क्यों पागल थीं। इसे समझ आ रहा था कि वो सबके दिल को अपनी इन नर्म बातों से कैसे नरम कर दिया करता था। रुख ने हमेशा सोचा था कि अगर बात नहीं बन रही तो मार पीट कर या फिर चीख चलाकर बात मनवानी है, लेकिन अरसल ऐसा नहीं था। वो नरमी से बात करके भी बहुत मसाइल हल करना जानता था। इसलिए तो शायद वो अरसल था, इससे बिल्कुल अलग, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ, यूं गोया अक्स हूँ, लेकिन एक जानिब से उल्टा। मेहमान रुखसत हो चले तो वो रिमशा के साथ मिलकर किचन से निमेटती रही। अरसल की इस एक बात के बाद वो बिल्कुल खामोश होकर रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह वाले वाक़े का गुस्सा वो इस पर अब कैसे निकालेगी। फारिग होने के बाद वो कमरे की जानिब चली आई। अरसल आरामदाह सुरमई कुर्ता शलवार में मलबूस रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। इसे अंदर आता देख लम्हे भर को रुक सा गया। इसने अरसल की जानिब देखे बगैर बालकनी का दरवाज़ा खोला और फिर फिजा में मौजूद वाज़ह हनकी के बावजूद भी वो बालकनी के साथ लगी कुर्सी पर आ बैठी थी। स्याह बालों को इसने एक जानिब कंधे पर डाला और फिर आरामदाह कुर्सी पर पीछे होकर बैठी। पैर सामने फैला लिए सियाह निगाहें उठाकर आसमान को देखा। उफक पर उभरे बहुत से तारे इस समय मोतियों के माने जगमगा रहे थे। एक सरसराता हुआ झोंका इसे छूकर गुजरा तो वो एक पल को ठठर सी गई। अभी वो दोनों हाथ बांधी सुकर समेट कर बैठ ही रही थी कि अरसल को अपने बराबर खड़ा देखकर चौंकी। वो शाल इसकी जाने बढ़ाए कर रहा था। अब के उबरू बेख्तियार ही तन गए थे, फिर गुस्सा गुस्सा सा चेहरा सामने फेर लिया। इसकी इन्हीं अच्छाइयों की वजह से आज वो इतना हर्ट हुई थी। अरसल ने समझते हुए शॉल सामने छोटे से टेबल पर डाली और फिर इसके साथ ही रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठ गया। अरसल प्लीज़, अभी खाना खाया आपने? इसने नरमी से इसकी बात काट कर पूछा तो वो लब बेंच कर रहेगी।
खुनक सी हवा में अरसल के बाल माथे पर उड़ कर गिर रहे थे। सुर्ख कानों वाला मेमना बहुत नरमी से झांसी की रानी को देख रहा था। और जानते हैं क्या? झांसी की रानी इन निगाहों से पिघलने लगी थी। खा चुकी हूँ मैं। इसके जवाब पर वो सर हिलाता सीधा हो बैठा। चंद पल के लिए दोनों के दरमियान मोहब्बत सी खामोशी फैल गई थी। रुख गुस्सा थी और अरसल उदास। जो कुछ आज हुआ इन सब के लिए मैं माजरत हुआ हूँ। कुछ देर बाद बहुत हल्के से बोला था वो। इसने एक झटके से चेहरा इसकी जानिब फेरा था। फिर दांत पीसे। ये सब जो कुछ हो रहा है ना अरसल, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। इसके तड़क से कहने पर अरसल ने लम्हे भर को हैरत से आंखें फैलाई थी। अब मैंने क्या किया है यार? क्या किया है आपने? क्या ज़रूरत है इतना अच्छा बनने की? क्या ज़रूरत है ये बुरी सी मासूम आंखों से देखने की? क्या ज़रूरत है इतना धीमा रहने की? क्या ज़रूरत है घबरा कर पीछे हटने की? इन सब बातों ने दिमाग ख़राब किया है लड़कियों का। इन सब बातों की वजह से अब मैं तकलीफ़ में हूँ और ये सब आपने किया है। आपकी वजह से हर्ट हुई हूँ मैं। और वो हैरत से मुंह खुले इसकी तेज़ी से चलती ज़ुबान सुन रहा था। फिर हंस दिया। रुख ने हैरत से इसे देखा था। हंस क्यों रहे हैं आप? मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं इतना अच्छा हूँ। इसने हंसी दबाकर रुख की तपती आंखें देखी थी। ये मैंने आपकी हामियाँ बयान की हैं। कभी किसी लड़की को ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़के को ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना डरपोक और बुज़दिल। लड़कों को तो बहुत रौबदार और दबंग होना चाहिए। इतनी अकड़ होनी चाहिए कि कोई लड़की इनकी इजाज़त के बगैर इनसे बात तक न कर पाए। लेकिन आप अरसल, आपने तो हर एक को खुली छूट दे रखी है। हर किसी को खुद तक आने की इजाज़त दे रखी है आपने। मुझे बताएं, फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। आप मेरे हैं अब से, समझे आप? इसका अंदाज आखिर में वार्निंग लिए हुए था। अरसल की आंखें लम्हे भर को खौफज़दा हुई थी। फिर वो बेसाख्ता ही पीछे हुआ। अगर मुझे डर लगता है या फिर मुझे अकड़ू होना नहीं आता तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है लाला रुख। कोई मेरी वजह से तकलीफ में होगा तो मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता हूँ? और अब रुख को इसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उफ है अरसल, उफ, मुझे जहर लगते हैं आप। इसने चढ़ कर कहा तो इसने नागवारी से इसे देखा। तो आप मुझे कौन सी इतनी अच्छी लगती हैं? इसकी बात पर लाला रुख का मुंह खुल गया। फिर इसने आंखें छोटी कर कर इसे देखा। आप भी मुझे कोई हूर परा नहीं लगते। मुझे ऐसे किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं जो एक कॉकरोच से डर जाता हो। इसकी बात पर अरसल उठ खड़ा हुआ था। हूर पड़ा? खुदाया, हूर परा? तो तो क्या हुआ अगर मैं कॉकरोच से डरता हूँ तो? डर तो किसी को भी लग सकता है। लेकिन ऐसे में आप खुद को मत भूलें। आपने जो आते ही किसी कब्जा माफिया की तरह मेरे बिस्तर पर कब्जा किया है, इसका क्या? जानती भी हैं इस सोफे पर सोते हुए मेरी कमर में कितना दर्द होता है। सुबह उठता हूँ तो लगता है गोया मैं 70 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। और ये सब आपकी वजह से हुआ। अच्छा जी। अब के रुख भी उठ खड़ी हुई थी। फिर इसे देखा। मेरी वजह से हुआ है? और जो रात भर मैं आपके हराटों की वजह से सो नहीं पाती, इसका हिसाब कौन देगा? चीटर गंजू। अब के अरसल का मुंह पूरा खुल गया था। बुरी आंखें हैरत से फैलकर बाहर आने को थी। कोई अपने शोहर को चीटर गंजू कहता है लाला रुख? बहुत बेयकीनी से यही निकला था इसके मुंह से। इसे तो अब अपने शोहर होने पर रश्क सा होने लगा था। वो तो ये मामला ठंडा करने आया था, लेकिन रुख को हमेशा लड़ने की पड़ी रहती थी। ठीक है, ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, जो भी कहा। वो शुक्र कि इन सब लड़कियों की जान बच गई आप जैसे बुज़दिल इंसान से। मुझे देखें, मैं क्या ख्वाब देखती थी कि शोहर के आगोश में इस दुनिया की सारी नफ़रतें भुला दूंगी, मगर शोहर, वो जो ड्रामाई अंदाज में पिछली सदी की हीरोइन बनी अपने दिल पर फाहे रख रही थी कि एकदम आखिर में इस पर धाड़ी। शोहर जी तो ऐसे मिल गए हैं कि जिन्हें खुद किसी आगोश की ज़रूरत है। वो इस पर धाड़ कर अंदर कमरे की जाने बढ़ी। और फिर अभी अरसल कुछ मुंह खोले कहने ही लगा था कि एक कुशन उड़ता हुआ आकर इसके मुंह पर लगा। वो भी जल्दी से झुका और कुशन उठाकर लाला रुख की पुष्ट पर निशाना लगाया। वो बेयकीनी से इसकी जानिब मुड़ी थी। आपने मुझे कुशन मारा? आपने पहले शुरू किया था। लेकिन अब वो झुक कर कुशन उठा चुकी थी और जवाबन अरसल ने भी सोफे से एक कुशन उचक लिया था। फिर तो कमरे में वो तूफान उठा के अला अमान। वो दोनों एक दूसरे को कुशन मार रहे थे। खींचातानी में कुशन का इस तरह फटा तो रुई कि बहुत से गाले उड़कर कमरे की फिजा में बिखरने लगे। यूँ लगता था कोई आसमान से सफ़ेद बर्फ गिर रही हो। असल का सुरमई कुर्ता नरम सी रुई से ढक चुका था और लाला रुख के खुले स्याह बालों में भी बहुत सी रुई के गाले अटके हुए थे। लेकिन वहाँ परवाह किसे थी? अब वो बेड पर चढ़ी अरसल के सर पर तकिया मार रही थी और हमारा चीटर गंजू अपने सर पर तकिया रखे खुद का बचाव कर रहा था। बहुत मार लगनी चाहिए आपकी, वो साथ साथ कहती जा रही थी। छोड़ें छोड़ें मुझे जंगली जंगली। हाँ, वो अब इसके हाथ से तकिया लेकर इसे मारता कह रहा था। अगले ही पल दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई थी। वो दोनों साकत हो गए। लेकिन फिर इससे ही अगले पल बहुत भयानक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। शेर अफगन चंद लम्हे तो फिजा में उड़ते रुई की गालों के बायस दूसरी जानिब देख ही नहीं पाए थे।
लेकिन फिर जैसे ही कमरे का मंजर इन पर वाज़ह हुआ, वो हक-दक, लक-को-दक सहरा में भटक से गए। अरसल के हाथ में तकिया था, वो इसे अपने सर के ऊपर उठाए रुख को मारने ही वाला था और रुख की नाक में रुई का एक गाला अटका हुआ था। साथ बालों पर भी बहुत सी सफ़ेदी वाज़िया थी। अगले ही लम्हे शेर अफ़ग़न ने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया था। कुछ लम्हे सब कुछ साकत रहा और फिर एकदम ही वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर हंस पड़े। शेर अफ़ग़न कान की लुओं को छूते ज़ीने उतर रहे थे। इनका चेहरा सुर्ख होने के बजाय नीला हो रहा था, शायद हरा या शायद पीला। वो हंसते हुए एक साथ ही बेड के साथ टेक लगाते बैठ गए थे। अरसल ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया हुआ था और रुख ने हंसते हुए आगे बढ़कर रुई का गाला उठाया। फिर इसे अरसल के बालों पर किसी क्लिप की तरह सजा कर लगाने लगी। वो अब गर्दन पीछे फेंकता हंसता जा रहा था। इसे याद नहीं कि वो इस तरह आखिरी दफ़ा कब हंसा था। पागल हैं आप, कसम से, इसने रूह की जानिब चेहरा फेर कर कहा, फिर इसकी नाक में अटकी रुई को देखकर एक बार फिर हंसा। इस पागल दुनिया में थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। नीचे शेर अफ़ग़न जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो सुमेरा हैरत से इनकी जानिब पलटी। क्या हुआ? अरसल तो ऊपर ही था। सुमेरा, मुझे लगता है कि इन दोनों की ज़हनी हालत ठीक नहीं है। वो मुंह ही मुंह में चंद लफ्ज़ बदबदाए, चंद लफ्ज़ बोले तो सुमेरा पास चले गया। क्या कह रहे हैं? अरसल सो गया क्या? हाँ, इनके पूछने पर शेर ने एक बार फिर सर झटका था। फिर नफ़ी में सर हिलाते बिस्तर तक चले आए। मेरा ख्याल है अभी सो जाते हैं, मैं कल बात कर लूँगा इससे। ऊपर कमरे में वो दोनों अब तक गर्दन पीछे फेंकते हंसते जा रहे थे। सिलसिले के बाद का मंजर पेश करता कमरा इन दोनों को पागलों की तरह हंसता हुआ देख रहा था। कुछ किरदार होते हैं कि जिनका साथ आपको हल्का फुल्का कर देता है। वो मामलात को अच्छे से सुलझाना नहीं जानते। इनमें सब्र की बहुत कमी होती है, लेकिन वो फिर भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। रुख अरसल के लिए एक ऐसा ही किरदार थी, और कुछ किरदार अरसल जैसे भी होते हैं, सहम जाने वाले, मासूम लेकिन बाशऊर, सब्र तहम्मुल के साथ मामलात को लेकर चलने वाले। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को ढांपने लगे थे कि वो लिबास थे एक दूसरे का। कमरे में अब तक रुई के गाले फैले हुए थे। यूँ लगता था गोया सारी फिजा में सफ़ेदी घुल गई हो। बालकनी के दरवाजे से हिनक हवा भी अंदर की जानिब गिरती इनके पैरों को जमा रही थी। वो दोनों अब अकड़ू बैठे बालकनी के दरवाजे से झांकते चांद की चांदनी को देख रहे थे। अफक पर टांके गए चंद सितारों में से किसी एक ने हवा के दोष पर लहराते बादलों से सरगोशी की थी। एकदम ही इस सरगोशी के नतीजे में बालकनी की फिजा थरथराई। शायद हवा इस एक शरीर तारे की शोक सरगोशी पर खिलखिलाई थी। वो दोनों अब हंस नहीं रहे थे। वो अब खामोशी से इस पिघलती चांदनी में अपना अक्स देख रहे थे। मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, चंद पल बाद अरसल ने बहुत मदम से कहा था। इसे लगा वो रुख को ये बता सकता है। लाला रुख को इसके इंकशाफ ने ज़रा भी हैरान नहीं किया था। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। मैंने इससे बहुत से वादे किए थे, लेकिन फिर मैंने इससे किया हर वादा तोड़ दिया। मेरे बाबा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे कर दी और आमना को मैंने बीच मंझधार में ही छोड़ दिया। अरसल की आंख में कुछ चमका था, शायद वो किसी याद का गुलाबी सा अक्स था जो इसके नूरानी पर्दे पर लम्हे भर को जगमगाया था। रुख ने अपने घुटने पर रुखसार रखा और फिर इसे मदम सरगोशी में बोलता देखने लगी। मुझे पता है दोनों जानिब मेरा ही कसूर निकलता है, इसलिए शायद मैं आपको भी इस शादी के लिए कसूरवार नहीं ठहराता। ये सब मेरी बुज़दिली और नताइज से घबरा कर पीछे हटने के बायस हुआ है। अगर मैं इस वक्त ललकार कर अपने फैसले पर डट जाता तो शायद मुझे आज इस सब का सामना नहीं करना पड़ता। इसने कहकर आज़ारदगी से मुस्कुराते हुए रुख की जानिब देखा था। वो इसे ही देख रही थी। आपको अपनी पसंद के लिए स्टैंड लेना चाहिए था अरसल। आपको आमना के लिए डट जाना चाहिए था। इसने इसे बहुत नरमी से कहते सुना था। हक बात पर लाला रुख कभी सख्त हो ही नहीं सकती थी। गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कहने की जरूरत तो कोई इस लड़की से सीखता। अरसल इससे रात के इस खुलते लम्हे में मुतासिर हुआ था। मेरी गलती है। मेरी बुज़दिली ने 3 जिंदगियां बेहंगम कर दी। जिंदगियां बेहंगम नहीं होंगी तो भला वो जिंदगियां कैसे कहलाएंगी? इसके बरजस्ता से जवाब पर इसने चौंकते हुए इसकी जानिब देखा था। वो जितनी लापरवाह लगती थी इतनी थी भी नहीं। आप बहुत मजबूत हैं लाला रुख। आपके फुरकान लाला और उस्मान लाला ने बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी। अचानक से फुरकान और उस्मान के जिक्र पर वो ज़रा हैरान हुई थी, फिर अगले ही पल मुस्कुरा दी। इस लम्हे के 1000वें हिस्से में वो दोनों शिद्दत से याद आए थे। वो दोनों तो लेजेंड्स थे। इसने कुछ याद आ जाने पर मुस्कुराकर सर झटका था। क्या वो भी तुम्हारे जैसे हैं? मतलब क्या वो भी बात बात पर महाज खड़ा कर लेते हैं? इसके सवाल पर लाला रुख ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। फिर थोड़ी तले हथेली जमाकर पैरों को छूती चांदनी को देखने लगी। वो दोनों बहुत समझदार और धीमे मिजाज के बंदे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई इनका खींचा गया सुर्ख दायरा न पार करे। जैसे ही आप इस एक लकीर को पाट कर इन तक पहुंचेंगे, मुझे यकीन है कि फिर वो आगे वाले की चमड़ी उड़ने में
ज़रा वक्त नहीं लगाएंगे। इसके कहने पर अरसल ने समझकर सर हिलाया, फिर चेहरा फेर कर इसे देखा। जब भी मैं कहूँ कि मुझे हमेशा बुज़दिली का ताना क्यों मिलता है आपकी जानिब से? आप हमेशा मुझे इन दोनों से मुआवजे के तराजू में तोलती रहती हैं। शायद ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं भी है। इसके जवाब पर वो आपकी सवालिया से बुरी आंखों से इसे तक रहा था। मैं कभी किसी इंसान को दूसरे इंसान के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं देखती अरसल। ये इंसान की बेहुरमती करने के मुतरादिफ है। आपकी तख्लीक मुख्तलिफ है। हम सब ही एक दूसरे से अलग पैदा किए गए हैं। मैं बस इन बुनियादी बातों को आप में ना देख कर हैरान हुई थी, जो हर लड़के में मौजूद होती हैं। अरसल के जुमला चिकने पर इसने इस बात में सर हिलाया था। फिर वो गहरा सांस लेकर गोया हुई। आप बहुत नाजुक हैं अरसल। छोटी छोटी बातों पर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आपको बासानी डराया जा सकता है, आपको रुलाया जा सकता है, आपको तकलीफ दी जा सकती है। आपकी तख्लीक ही ऐसी थी और आपको इस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं शायद आपको यही सिखाने आई हूँ कि आपने अपने असल पर कभी शर्मिंदा नहीं होना। इसकी बातें सुनकर वो निचला लब दांतों थले दबाए सामने गिरती चांदनी को तक रहा था। किसी लड़की और खासकर अपनी बीवी से अपने बुज़दिल होने का इंकशाफ सुनकर इसे कुछ खास खुशी नहीं हुई थी, बल्कि इससे शायद शर्मिंदगी हुई थी। ऐसी शर्मिंदगी के बायस इसके कान अब के होले से सुर्खी माइल दिख रहे थे। एक पठान घराने में मेरे जैसे मेमने की गुंजाइश कहाँ? इसके संजीदा से कहने पे वो बेख्तियार हंसती थी। फिर इसकी जानिब देखा। मेमना खूबसूरती की अलामत होता है अरसल। अब के इसकी चोट पर वो हंसा था। और किसी को नारंगी कहना किस चीज़ की अलामत होता है? मिठास की। बहुत तेज़ी के साथ लाला रुख की ज़ुबान से फिसला था। इसे याद आया कि इसने परसों अरसल को नारंगी कहा था। और चिड़िया बहार की, हूरा हूरा रोशनी की, चीटर गंजू। और लाला रूह गर्दन पीछे फेंक कर हंसती थी। अरसल महजूज हुआ इसे हंसता देखकर। तारे की शौक सी सरगोशी ने जैसे इसे अंदर तक गुदगुदाया था। चीटर गंजू आपकी हंसी लौटाने का जरिया हुआ करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपने मुझे आखिर क्या सोचकर चीटर गंजू कहा है। क्या मैं कहीं से चिड़िया, नारंगी, हूर पड़ा या फिर मेमने जैसा लगता हूँ? आप लगते हैं, इसने बामुश्किल हंसी रोककर कहा था। इसकी बात पर अरसल ने बहुत कुछ समझते हुए सर हिलाया था। मेरा ख्याल कि मुझे यूनिवर्सिटी की हर उस लड़की को टेलीफोन करके पूछना पड़ेगा जिसने कभी मुझे हैंडसम होने का खिताब दिया था। अगले ही पल इसकी जानिब रुख की गर्दन तेजी से घूमी थी। फिर वो इसे अंगिश्त शहादत उठाई खबरदार कर रही थी। अगर किसी लड़की से रब्ता करने की कोशिश की तो छोड़ूंगी नहीं आपको। अरसल ने अचानक ही इसकी अंगिश्त शहादत अपनी हथेली में कैद करके इसे खुद से करीब किया था। इसकी आंखें लम्बे वर को हैरान होकर फैली थी। बुरे इर्तिकाज की मासूम सी शरारत ने पहली बार इसे सुर्ख किया था। वहाँ मुश्किल पल के चिपकाकर वो पीछे होने लगी थी कि अरसल ने इसे हल्के से झटके से रोक दिया। वो सांस रोके देखने लगी थी। इसे मेमना करीब से और भी खूबसूरत लगता था। हो सकता है कि मैं इतना भी मासूम ना हूँ जितना आप मुझे समझती हैं मिस लाला रुख। इतना कहा और फिर मुस्कुराहट दबाता पीछे हट गया। इसे रुख के गुलाबी चेहरे ने बहुत मज़ा दिया था। चंद पल तो वो साकत रही और फिर इसने साथ रखा कुशन इसके सर पर दे मारा। मेमना कितना मासूम है और कितना नहीं, सब मालूम है मुझे। आप लड़ाई फिर से शुरू कर रही हैं, इसने कहा, लेकिन अब लोगों पर मचलती मुस्कुराहट वो छुपा नहीं पा रहा था और रुख को इसकी यही बात तपा रही थी। किसने कहा कि आप मुझ पर इस तरह हक जमा सकते हैं? फिर कैसे जमाऊं? मेमना वाकई मासूम नहीं था। इसके मुकाबले बैठी लड़की ने दांत पीसे थे। नींद आ रही है मुझे, हटे मेरी जगह से। वो अपना गुलाबी सा चेहरा छुपाने की खातिर जल्दी से उठकर बिस्तर में घुसी तो अरसल खुद को कहका लगाकर हंसने से बाज नहीं रख सका। चलो, कोई हामी इसके हाथ भी आई लाला रुख की। वो शर्माती नहीं थी। आम लड़कियों की तरह वो अपने शोहर नामदार से हरगिज़ भी नहीं झिझकती थी, मगर वो थी तो एक लड़की ही ना। इसे बस इसके लड़की होने का अंदाज़ा रात के इस पहर हुआ था। मैं फुरकान लाला और रसवन लाला से ज़रूर पूछूंगा कि इस शेरनी को किस जंगल में बड़ा किया है उन्होंने। इसकी हाँक पर रुख की जानिब से एक कुशन उड़ता हुआ इस्तकाया, जिसे इसने भरपूर तरीके से गिरफ्त में लेते हुए सर के नीचे रखा और फिर सोफे पर दराज हो गया। चांदनी अब तक पिघल कर गिर रही थी। सोफे पर लेटे ही इसकी मुस्कुराहट आहिस्तगी से मफकूद हुई थी। फिर आंखें बेसाख्ता ही नमी से चमकी। इसके अंदर उभरता गिल्ट अब बहुत तेज़ी से इसका दिल अपनी गिरफ्त में लिए भींच रहा था। आमना, इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके आंसुओं से इस कदर तकलीफ में आ जाएगा। वो इसकी वजह से अजियत में थी। वो इसकी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो इसकी वजह से इस सब से गुजर रही थी। ज़िंदगी में कभी किसी को तकलीफ ना देने वाला अरसल इस बात से बेचैन हो गया था। इस एक ख्याल ने जैसे इसका सांस लम्हे भर को गूंद दिया था। फिर वो अगले ही पल उठ बैठा। निगाहें बेसाख्ता ही लाला रुख के बिस्तर की जानिब उठी। जाने कैसे, लेकिन एक उदास सी मुस्कुराहट ने इसके लबों को चूर लिया था। चांदनी अब तक अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ जगमगा रही थी। इसे मानना ही बड़ा था। जो आसमानों पर तय कर दिया जाए, ज़मीन वाला इसे नहीं बदल सकता है। अगली दोपहर लाला रुख लाउंज में नुक्स सा तैयार होकर बैठी हुई थी।
अभी कुछ ही देर में वो अपनी अम्मी की तरफ जाने वाली थी। साथ साथ वो दादी और सुमेरा को अपने बचपन का कोई मार धार वाला वाक़या भी ज़ोरों शोर से सुना रही थी। दादी ने तो बारहा कानों को छुआ था, जबकि सुमेरा ने बामुश्किल अपनी हंसी जब्त की हुई थी। यह लड़की तौबा थी इससे। फिर इस लड़के का क्या हुआ जिसने तुम्हें मारा था? क्या इसके वालिदैन ने आकर हंगामा खड़ा नहीं किया? क्या? दादी ने बहुत दिलचस्पी से बूढ़े चेहरे पर एक हाथ रखकर इस्तफसार दागा था। सुमेरा साथ बैठी सब्जियां काट रही थी। मुस्कुराहट दबाकर रुख के बदलते तासुरात को देखने लगी। ऐसा वैसा? इसने दादी की जानिब देखकर यूं कहा कि भला ये भी कोई बात हुई पूछने की? इनकी माँ साहिबा आई थी। वो हंगामा खड़ा किया कि अल्लाह मान। सब डर गए, सब पीछे हट गए। फुरकान लाला मेरे साथ डट कर खड़े रहे। वो मुझसे बड़े थे। इनका अंदाज़ा यूं हो गया गोया मेरी बहन को कुछ कहो तो मैं तुम्हें दिन की वाज़ेह रोशनी में रात की स्याही के तारे दिखा सकूं। फिर क्या था दादू जान, आपकी बहू रानी ने इस लड़के की वो पोले खोली कि मुझे यकीन है घर जाकर इसके अब्बा का हाथ कई हफ्तों तक इसे अपने रुखसार पर महसूस हुआ होगा। दादी इसके सियाको सुबह के साथ कहानी गोश गुजार करने पर आखिर में बाहर से पूछ पीछे होकर बैठी थी। रही तो वो भी पठान थी, और पठान हवातीन का बता दूं मैं आप सबको, डरती वो किसी के चाचे से भी नहीं है। सुमेरा ने अलबत्ता हंसकर ताज़ा कटी सब्जियां एक जानिब रखी थी। तुम तो बड़ी बहादुर हो लाला रुख, मुझे अंदाज़ा नहीं था। सुमेरा के सराहते हुए तबसरे पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। लम्हों में ही कुछ याद आ गया था इसे, कुछ बहुत उदास सा। फिर वो इनकी जानिब देखकर कहने लगी, मैं बहादुर नहीं थी आंटी, लेकिन फिर एक दिन अपने घर स्कूल से रोती हुई आई। मुझे क्लास की चंद लड़कियों ने मारा था। इनकी मार ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। इनके तबसरों ने, इनके तकलीफदा जुमलों ने मेरी शख्सियत तहस नहस कर दी थी। मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा कभी उठ नहीं पाऊंगी। अब के दादी और सुमेरा दोनों ने इसकी जानिब चौंक कर देखा था। वो पिछली बचकाना सी लाला रुख से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। अब के इसके चेहरे पर महज संजीदगी और मुतानत कायम थी। जीनों से उतरता अरसल अपनी जगह ही ठहर गया था। लाला रुख रोती थी, किसी ने रुख को मारा था। ये बात इसके लिए बहुत हैरान कुन थी। क्या ऐसे कोई हाथ लगा सकता था भला? लेकिन जब मैं घर पहुंची और असमन लाला ने मुझे रोता हुआ देखा तो वो मुझे घसीटते हुए दिलान में ले गए। फिर उन्होंने मुझे तब तक इस दिलान में दौड़ाया जब तक मेरा सांस न उखड़ने लग गया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं अपने जालिम का मुंह तोड़कर नहीं आ सकती तो मुझे इसी दिलान में हाँफते हुए दम दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी नाइंसाफ़ी के लिए रोते हुए औरों का दरवाज़ा खटखटाना चाहती हूँ तो बेहतर है मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। अगर मैं लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियों को रोना रोकर खुद को ज़लील करना चाहती हूँ तो बेहतर है कि अपने हलक पर छुरी फेर कर खुद को ज़बह कर लूँ। वो लम्हे भर को रुकी थी, फिर मुस्कुराई। उफ़! इस लड़की की दोहरी शख्सियत, पल में क्या और पल में क्या। असफन लाला के अल्फाज हमेशा से बहुत जालिम रहे थे। वो लफ्ज़ों के साथ बहुत सख्त थे, आज भी हैं। इनके अल्फाज मेरी समात में किसी पिघले शीशे की तरह उतरे और मुझे ज़िंदगी भर के लिए कुंदन कर गए। फिर मुझे कोई हाथ ना लगा सका। जिसने लगाया वो बच कर ना जा सका। मैंने हर जालिम को उठाकर पटकने की कसम खा ली और दुनिया अमर हो गई आंटी। चंद लम्हात के लिए हर गर्दिश करती शय साकत हो गई थी। यूं गोया दुनिया रुक सी गई हो। वो जीनों के दहाने पर गोया जम सा गया हो। फिर बुरी निगाहें उठकर इस सुनहरी सी कुंदन लड़की के पुष्ट पर पड़ी। वो वाकई लाला रुख थी। अगले ही पल दादी आगे बढ़ी और इसका सर चूमकर इसे होठ से लगा लिया। आंटी भी हबके से अपने पास बुलाकर प्यार कर रही थी और वो गुलाबी रुखसार लिए हंसती जा रही थी। वो हंस सकती थी क्योंकि इसने अपने अंदर पलते कमजोरी के औफनाक जिन को मार गिराया था। फिर इन दोनों से ढेर सारा प्यार लेकर वो अरसल के साथ गाड़ी में आ बैठी। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था। फिर यूं ही सरसरी सी निगाह इस पर डाली। असफन लाला बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए। इसके कहने पर वो चौंकी थी, फिर होले से मुस्कुरा दी। यूं ही खिड़की के बाहर दौड़ती सड़क पर निगाहें जमाए कहने लगी, बहुत ज़्यादा। माँ बता रही थी कि वो पुप्पो के बेटे हैं तुम्हारे। जी। फुरकान और असफन लाला बहुत छोटे थे जब पुप्पो और पुप्पा का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो दोनों हमारे साथ रहकर ही बड़े हुए हैं। ज़्यादातर हमारे साथ फुरकान लाला रहे हैं क्योंकि वो बड़े थे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके थे। लेकिन असफन लाला बाहर पढ़ते थे, सो यहाँ आना जाना बहुत कम हो गया था उनका। अब हमारे साथ ही रहते हैं दोनों। इसकी बात सुनकर इसने सर हिलाया था। फिर इसके घर के सामने गाड़ी रोककर इसकी जानिब देखा। आप अंदर नहीं आ रहे? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, तुम ख्याल रखना। इसके हल्के से कहने पर वो सर हिलाकर हंसती हुई बाहर निकलने ही लगी थी कि किसी के हाथ की नर्म गिरफ्त ने इसे रोक लिया। इसने हैरत से आंखें फैलाकर पहले अपनी कलाई देखी जो अरसल की हथेली में कैद थी। फिर इसकी स्याह आंखों ने इसकी बुरी आंखों तक सफ़र किया। अगर हम परफेक्ट मियाँ बीवी बनकर नहीं रह सकते तो एटलीस्ट हम दोस्त बन सकते हैं। इसने अगले पल इसकी कलाई छोड़ दी थी। रुख ने मुस्कुराहट दबाई, फिर शरारत से आंखें छोटी करके इसे देखा। क्या चल रहा है अरसल आपके दिमाग में? दुश्मन से दोस्ती करने का मतलब जानते हैं ना आप? वो इसे बावर करवा रही थी। इसकी दोस्ती आसान नहीं थी। दोस्ती तो क्या, इसकी दुश्मनी भी इससे हल नहीं थी।
इसके साथ ही कुछ भी सहल नहीं था। बहरहाल दूसरी जानिब इसने अपने सर के पीछे हाथ फेरा था। यूं ही गर्दन में गिल्टी उभर कर मदूम हुई। फिर वो होश लबों पर जुबान फिरता इसके जानिब घूमा था, तो वो भी पख्तून। चमकती धूप के अक्स में इसकी बूढ़ी आंखें गाढ़े से शहद का समुद्र लग रही थी। लाला रुख ने कभी इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थी। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसने वाज़ेह अल्फाज का इंतखाब किया था, जैसे कह रहा हो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ सख्त रवैया नहीं रख सकता क्योंकि मुझे ये करना नहीं आता। ठीक है, सोचूंगी इस बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना लेती, लेकिन चलें, मैं इस ख्याल को सोच का पहलू ज़रूर बख्शूंगी। अब कि वो निकलने ही लगी थी कि रुक गई, फिर पलट कर इसका चेहरा देखा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है अरसल कि आप इस जालिम दुनिया के लिए किस कदर मासूम है, बोलने से कहा और फिर बाहर निकल गई। वो चंद पल तो जामिद बैठा रहा, फिर सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जब वो गाड़ी भगा ले गया तो रुख भी घर के अंदर मुड़ गई। इस अरसल नामी मखलूक को मालूम ही नहीं था कि वो कितना क्यूट था, क्यूट और बेवकूफ़। अब वो सर झटक कर पथरीली रोश अबूर करती अंदर की जानिब कदम रख चुकी थी। लेकिन फिर लाउंज में बराजमान संजीदा चेहरों के साथ गुफ्त व शनीद करते अफराद ने जैसे इसके इर्द गिर्द खतरे की सुर्ख बत्ती बजाई थी। रामीन। घर का माहौल इस कदर संजीदा हो रहा था कि कोई इससे ठीक से मिला भी नहीं था। रामीन सोफे पर अफगान के साथ लगी रो रही थी और बाकी सब खामोशी से सर झुकाए बैठे थे। अरमगान ताया एक जानिब गर्दन पूरी झुकाए नम रुखसारी लिए शिकस्तगी से बराजमान थे, तो दूसरी जानिब फुरकान लाला बहुत संजीदगी से अस्पन यार का उबलता तैश देख रहे थे। एक सोफे पर फातिमा बैठी थी और इनके साथ ही गुल भी उदासी से कभी एक फरीक को तकती तो कभी दूसरे को। वो लोग कब से ये बकवास कर रहे हैं और आप लोग इनकी बकवास सुन रहे हैं मामू। इनकी हिम्मत कैसे हुई इस घर की लड़की के बारे में बात करने की। वो 35 साल बहुत मजबूत जिस्म का ऊंचा सा मर्द था। स्याह कमीज शलवार जेब तन किए हुए वो दिन की रोशनी में अपनी तमाम तर वजाहत के साथ जगमगा रहा था। लाला रुख ने कभी असमन लाला जितना वजीहा किसी को भी नहीं देखा था। वजीहा और दबंग। यकीनन रामीन के घटिया ससुरालियों ने फिर से कोई बात कर दी थी, और चूंकि इस बात को असमन यार फुरकान और मकान से छुपाया गया था तो इनका ऐसा रद्दअमल यकीनी था। अब के फुरकान सीधे हो बैठे थे। असफन यार, हमें आराम से बात करनी है। हम लड़की वाले हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे तो हमारी बहन बेटी पे बात आएगी। अगर बात को बात से सुलझाया जा सकता है तो ऐसा ही किया जाना अक्लमंदी है। रही बात झगड़े और रिश्ता तोड़ने की, तो हम जल्दबाजी में अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं कर सकते। तहम्मुल से काम लो, अकल से काम लो, सब्र से काम लो। गुस्सा करने का वक्त नहीं है ये। अगर असफन यार बंदूक पर फैसला करवाना जानता तो फुरकान भड़कते जंगी शोरों को जुबान की मिठास से गुलिस्तान करने में सुल्तान तस्वुर किया जाता था। इनकी बात सुनकर असफन की निगाह बेसाख्ता रामीन पर फिसली थी। फिर इसकी खोलती सुरमई आंखों ने फुरकान लाला का चेहरा थका। बात अब सुलझने से निकल चुकी है लाला। बात अब सुलझने से निकल चुकी है लाला। बात कभी भी सुलझाई जा सकती है असमन। हमें बस कभी भी अपने गुस्से में मुस्तगरिक होकर अंधा नहीं बनना। अब के फुरकान की आवाज़ ज़रा ऊंची थी। लाला रुख समेत सबके सभी लम्हों में सहम से गए थे। आप दुरुस्तगी और धीरज का दर्स देते रहे लाला, लेकिन फिर तकलीफ भी सबसे ज़्यादा आप ही को होगी। और इस वक्त याद रखिएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो अगले ही पल पलटा और लाउंज से दाखिली दरवाज़ा बूट करता बाहर की जानिब बढ़ गया। सारे घर में मौत का सा सन्नाटा फैल गया था। कोई भी किसी से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रहा था। सब अपनी अपनी सोचों में गुम एक दूसरे का सामना करने से कतरा रहे थे। वो पलटी और फिर असफन लाला के पीछे भागी। इसे पता था कि वो इस वक्त कहाँ होगा। वो अपने घर के एनेक्सी के पिछली बालकनी में खड़ा तने नकूश के साथ बाहर देख रहा था। वो वही दरवाजे ही में ठहर गई। मुझे अभी किसी से भी बात नहीं करनी लाले, तुम जाओ। हरगिज़ नहीं, जिद नहीं करो और जाओ। आपके ये हथकंडे मुझ पर नहीं चलने वाले। वो दरवाजे के साथ लगी ढिठाई से बोली। इसने असवन के पुष्प पर बंदी मुठियाँ मजीद सख्त होती देखी। बेसाख्ता ही इसने थूक निकला था। ठीक है, मत जाओ, खड़ी रहो। खटाक से जवाब आया तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे कोई परवाह नहीं, इतनी लापरवाही दुरुस्त नहीं। तुम जिज करने आई हो मुझे। इसने दांत खिचखिचाते आवाज़ बाज़ सुनी थी। मुझे आता है आपको अपनी जानिब फेरना। अब के इसका अंदाज चैलेंजिंग था, जैसे कह रही हो आप मेरे सामने क्या है, आपको तो अभी देखती हूँ मैं। लाले, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ जाओ। मान लें कि वो अच्छी लगती है आपको। इसकी बेसरोपा बात पर असपन को और तेज चढ़ा था। क्या नई बकवास है अब ये। वो रामीन, मुझे पता है वो अच्छी लगती है आपको। और ये इसकी ज़ुबान से निकला जुमला ही था जो बड़े एहतमाम से धमाके की सूरत असवन के सर पर फटा था। इसका मजबूत सरापा एक झटके से इसकी जानिब मुड़ा। सुरमई आंखें बेयकीनी से फैलकर साकत हो गई। लब अध खुले थे और पुरकशिश नकूश पर एक साया सा लहराया था।
आपको क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? लाला, मैं रामीन नहीं हूँ। क्या आपके इस गुरेज में पनहा मोहब्बत को ना पहचान सकूँ? वो तो बेवकूफ़ है। कम से कम आप ही ने कोई बात की होती। ये वो इंसान था जिसने इसे चलना सिखाया था, जिसने इसके तारीख क़याम में इसका हाथ थाम कर इसे खड़ा किया था, डट कर खड़ा रहना सिखाया था। क्या था जो आज वो इसकी थोड़ी-सी मदद कर देती? इस मदद से इसकी ज़िंदगी का कुछ कर्ज़ तो वो बहरहाल अदा कर सकती थी, और जो वो कर सकती थी, वो इसे करना चाहिए था। एलेक्सी की फ़िज़ा ने अपने अबरू निचाकर, शाने उचकाकर लाला रुख के इंकशाफ पर रद्द-ए-अमल दिया था। जहाँ एलेक्सी का ये हाल था, वहाँ भला इसके मकीन का इससे बदतर हाल क्यों न होता? वो चंद पल तो अपनी जगह ही मुजस्मा बना रहा, और फिर यूं ही इसकी निगाहों की साख पुतलियों में हैरत की जंबिश ने तलातुम भरपा गई। वो एक झटके से आगे बढ़ाया। मज़गा, मज़गा जुस्म देखो नास्ता। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? इसके दार पर भी वो नहीं सहमी थी, बल्कि अपनी जगह से कुछ और आगे बढ़ाई थी। ये देखें, देखें, आपने मेरी बात की नफ़ी करने के बजाय मुझ पर अपना गुस्सा उतार दिया। मतलब आपने मेरे शक पर मोहर जब्त कर दी। नज़र उतारी जानी चाहिए थी लाला रुख की इस वक्त। असवन की निगाहें अब के सर्द हुई थी। रुख ने एक लम्हे के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस की थी। वो असवन था, वो अरसल नहीं था। वो उसे दीवार से लगाकर अपनी बात मनवा लेती। हमारे घरानों में ये बात जानती हो किस अंदाज में समझी जाती है, और बिलाशुबा जवाब मांगने के लिए सवाल नहीं कर रहा था। इसने अगले ही पल अपनी मगरूरी से थोड़ी कुछ ऊपर को उठाई थी, फिर असवन की आंखों में बेखौफी से झांकी। आज की बात तो मोरिख को ज़रूर कलमबंद करनी चाहिए लाला। इसे इन मुबारक सातों को सुनहरी सफ़ात की नज़र करके अपनी तारीखी शख्सियत को सदियों तक के लिए महफूज कर लेना चाहिए। असफन यार खान, ये असफन जो रवायत से डर कर पीछे हट गया, ये वही असफन यार है जिसने तनहा बेरहम और जालिम लोगों के हलक में हाथ डालकर अपने कत्ल हुए दोस्त का किसास लिया था। वही असफन यार जो गोलियों के बौछार के दरमियान में भी अपने इलाके में पलती पासमानदा और गरीब बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा लेते हुए ज़रा नहीं घबराया था। वही असफंद यार जिसने कई कमज़ोर लोगों को उठाकर चलना सिखाया था। वही असफंद यार जो अच्छे लोगों के लिए रेशम और जालिमों के लिए इनसे कहीं ज़्यादा बेरहम और काटदार है। हाँ, ये वही असफंद यार है जो अपनी मोहब्बत से पीछे हट गया, जो पीछे हट रहा है किसी बुज़दिल की तरह। इसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, लेकिन इन जुमलों की हिद्दत से एनेक्सी के दरो दीवार सुनसुना उठे थे। तारीख को तब गवाह हैं कि कभी किसी पठान को बुज़दिली और गैरत का ताना देकर बात शुरू न करना, ये ऐसे बड़े मजमे में बरहना करने के मुतरादिफ होता है। असफन का चेहरा भी अगले ही लम्हे तमतमा उठा था, यूँ गोया सातों की मीही में उबल गया हो। लाला रुख, तुम जा सकती हो। मुझे पता है आप डर नहीं रहे, मैं आपको जानती हूँ लाला, आप किसी से नहीं डरते। फिर क्या आप बात रोके हुए है आपको? इसने बड़ी आसानी के साथ इसके गुस्से को मज़ीद हवा दी थी। इसे पता था कि वो गुस्से में कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया करता था। क्या मोहब्बत नहीं करते आप रामीन से? करता हूँ। ठग से आए जवाब पर वो लम्हे भर को घबरा सी गई थी। फिर भी इसे किसी ऐसे के हाथ में सौंप रहे हैं जो इसकी कदरदानी कभी नहीं कर सकेगा। क्या इतना जालिम बनना ज़रूरी है लाला? अच्छा, फिर तुम्हें क्या लगता है मुझे सबके सामने जाकर ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं रामीन सी? इसकी तेज़ी से चलती ज़ुबान एकदम ही खामोश हुई थी। फिर वो गहरा सांस लेकर बोला, छोड़ो इस बात को लाले और जाओ, मुझे इस मसले से खुद निपटने दो। वो अगले ही पल बेजार सा होकर अपने कमरे की जाने बढ़ा तो इसके पीछे भागती आई। आपको किसी भी तरह इसकी शादी रुकवानी है लाला, वो लोग रामीन के लायक नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है वो कितनी मासूम और हसास है। कोई एक से ज़ायद बात कर ले तो वो सह नहीं पाती, तो जाके ये वो अपने ससुरालियों के इस कदर जालिम रवैये को बर्दाश्त कर पाए। वो मर जाएगी लाला। इसके हाथ लम्हे भर को थम से गए थे, यूँ लगता था गोया किसी ने सांस तक रोक दिया हो। क्या आप नहीं जानते कि हमारे यहाँ औरतों को कत्ल कर देना किस कदर आम सी बात है? आप इसे ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकते लाला। तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो लाला रुख। मैं मामू के सामने ऐसी कोई बात नहीं रख सकता जिसके बाद मैं इनके सामने नज़र उठाने के काबिल न रहूं। वो इनकी बेटी है, वो जो चाहें फैसला कर सकते हैं। मेरा कोई भी इंकशाफ इस लड़की को तोड़ देगा। लाला कहती है वो मुझे। जानती भी हो इसका मतलब तुम? असफन मर तो सकता है लेकिन कभी कोई बेगैरती का कदम नहीं उठा सकता। इसकी बात सुनकर तो लाला रुख को तो आग ही लग गई थी। वो घूमकर इसके सामने आई थी, फिर हाथ सीने पर बांधे इसे गुलाबी आंखों से घूरा। आपको अपनी गैरत की पड़ी है। इसकी बात बिलाशुबा बहुत कड़वी थी, कड़वी और तमांचे की सी, मुंह पर लगने वाली। मुझे इस लड़की की इज्जत की पड़ी है लाला रुख। अब तुम मेरे सामने ना आना, क्योंकि इसी में हैर होगी तुम्हारी। अगर इसे कुछ हुआ तो कभी क्या आप खुद को माफ़ कर पाएंगे लाला? वो उसके पीछे से चिल्लाई थी, लेकिन वो पलटा और अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद करता आगे बढ़ गया।
इसने आंखें जोर से मींची थी, फिर परेशानी से पेशानी मसली। इसका दिल एकदम ही बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था। वो ऑफिस में बैठा लैपटॉप निगाहों के सामने खोले खटाखट कुछ टाइप करने में मसरूफ था। यकायक इसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और सरताज अंदर दाखिल हुई। कोई बहुत तेज़ परफ्यूम की महक इसने अपने नथों से टकराती महसूस हुई थी। फिर इसने अगले ही पल हैरान होकर चेहरा उठाया और अपनी जगह ही साकत रह गया। वो अब बहुत एतमाद से इसके मुकाबिल रखी कुर्सी पर बैठ रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसने संजीदगी से बस यही पूछा। जरताज ने बेनियाजी से हाथ झुलाया था, फिर ताज़ा स्ट्रेट किए बाल पीछे को झटके। सुर्ख लिबास में मलबूस गहरा मेकअप किए वो अरसल को हवा मखा की बुरी लगी थी। मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं मसरूफ़ हूँ अभी। इसने निगाहें एक बार फिर से लैपटॉप की जगमगाती स्क्रीन पर जमाई थी। ये एक तरह का अंधेरा था कि मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। क्या आप अपने मेहमानों के साथ इस कदर हवकी से पेश आते हैं, या फिर मैं पहली हूँ? आप पहली हैं। क्या कभी तुमने अरसल को संजीदा होते देखा है? वो संजीदा होकर मेमना हरगिज़ भी नहीं लगता था। लगता है आपकी बेगम की ज़ुबान का असर आता जा रहा है आपकी ठंडी मीठी सी शख्सियत पर। लैपटॉप पर महारत से चलती इसकी उंगलियां अगले ही पल ठहर गई थी। फिर इसने संजीदगी के रंग में ढली बूरी आंखें उठाकर सामने बैठी जरताज को देखा। जरताज, मुझे आपकी किसी भी फजूल बात में दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले भी और अब भी आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप अपने रवैये से बाज आ जाए। हमारे घरानों में इस तरह का रवैया काबिल कबूल नहीं है। आइंदा मुझे ऐसी बात करने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। इसकी आंखों में लहराती वाज़ेह वार्निंग पर वो लम्हे भर को घबरा सी गई थी। फिर मासूम से चेहरा बनाकर आगे को होकर बैठी। मैंने कभी कोई ऐसा वैसा मुतालबा नहीं किया आपसे। मैं तो महज आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं आपके साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, आपके साथ खाना खाना चाहती हूँ। इसकी अजीबोगरीब सी बात पर अब के शदीद खौफ ने घेरा था इसे। अजीब लड़की थी, इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी इसमें। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ जरताज, इसका मतलब जानती हैं आप? जानती हूँ मैं, और मुझे ये भी पता है कि आपको अपनी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी अगली बात इतनी लापरवाही से कहने पर वो जहाँ का तहाँ रह गया था। फिर लब बेंच कर सर्द निगाहों से जरताज को देखा। मेरी ज़ाती ज़िंदगी के दायरे कार में दाखिल होने की इजाज़त मैंने किसी को भी नहीं दी, और आप भी जितना मुमकिन हो दूर रहें, मुझसे और मेरी बीवी से भी। मुझे पता है वो नहीं पसंद आपको। ऐसी मुंहफट लड़की किसी को भी पसंद नहीं आ सकती। रियली? हाँ, ये सच है कि वो गलत बात किसी की भी बर्दाश्त नहीं करती। ज़ुबान भी बहुत कड़वी है इसकी। लेकिन क्या आप जानती हैं जरताज कि वो अपनी कितनी इज्जत करती है? ना सिर्फ खुद की इज्जत करती है बल्कि औरों से करवाना भी जानती है। आप इसके सामने मुंह खोल कर कुछ भी नहीं बोल सकते। वो पावरफुल है। इसकी शख्सियत को किसी बेसाखी की ज़रूरत नहीं, और मुझे वो इस सब के साथ ही पसंद है। अब आप बहुत इज्जत के साथ यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त हरगिज़ नहीं है। इसकी इतनी काटदार बातों पर वो चंद पल तो इसे आंसू से भरी आंखों से तकती रही, और फिर एक झटके से उठकर बाहर की जाने बढ़ गई। इसके जाते ही इसने बेदिली से लैपटॉप को परे हटाया था। फिर पेशानी मसलता पीछे हो बैठा। ये सब बातें करने के बाद इसके अपने दिल की हालत भी अजीब हो रही थी। वो आमना को पसंद करता था। वो आमना ही के साथ अपनी ज़िंदगी के ख्वाब सजाता आया था। लेकिन कुछ था जो इसके दिल पर बहुत खामोशी से दस्तक देने लगा था, और वो जो भी था यकीनन इसे बेहद शिद्दत से इस समय अपने दिल के गिर्द महसूस हुआ था। रामीन के ससुरालियों ने इसके पिछले रवैये का गुस्सा रामीन पर आकर उतारा था, और बड़े पंडाल में इसकी सांवली रंगत और मामूली से नकूश पर ऐसी ऐसी बातें की थी कि हसास सी रामीन का दिल ही जख्मी हो चला था। एक तो माँ की जुदाई, दूसरा अरमगान को खुद के लिए दिन रात खुलते देख कर वो लम्हा ब लम्हा अंदर से मर रही थी। बाप की परेशानी और झुकी गर्दन ने इसे भी कहीं बहुत झुका दिया था। इसे ज़िंदगी में पहली बार अपने सामने रंग और काबिल कबूल सी शक्ल पर गुस्सा आया था। दिल तो कोई भी नहीं देखता इस दुनिया में। यहाँ सब शक्ल देखते हैं। निगाहों को ज़हीरा कर देने वाली खूबसूरती के पीछे पागल थे। ये खूबसूरत और हसीन लोगों की दुनिया थी। इस दुनिया में इसकी कोई जगह नहीं थी। इसके नर्म और मासूम दिल इसकी गंदी और खुदगर्ज दुनिया में कोई जगह नहीं थी। लाला रुख के गले लगकर वो बहुत रोई थी, इतना कि इसकी आवाज़ तक बैठ चुकी थी। पहले इसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, और जो तय हुआ था वो भी टूट जाने के करीब था। इसका दिल हर आन डराने लगा था। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो वो बाबा के सामने कैसे जा पाएगी? वो उनका सामना कैसे कर पाएगी? क्या हालत कर ली है तुमने अपनी रामीन? ये क्या कर लिया है तुमने उसके साथ? वो इससे अलग हुई तो रुख इसकी उजड़ी हालत को देखकर कहे बगैर न रह सकी। इसने लरजती आंखों से आंखें रगड़ी थी।
मैं इस बार बाबा को नहीं खोना चाहती रुक। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे बहुत डर लगने लगा। यूँ लगता है गोया सब मुझ पर हंस रहे हैं। सब मेरे इस चेहरे का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है मैं कभी सर उठाकर नहीं चल सकूंगी। मैं टूट रही हूँ रुक। इसकी आंख से एक आंसू टूट कर गिरा था। लाला रुख की आंखें भी भीगने लगी थी। मैं थक गई हूँ लोगों के सामने जा जाकर हर रिश्ते वाली का इनकार सुनकर। कान पक गए हैं मेरे। बाबा की मायूसी और दिन रात का अजाब जैसे मुझे खा रहा है। वो मेरी वजह से ठीक खा वो मेरी वजह से ठीक से खाते नहीं हैं। इनकी रातों की नींद तक उड़ गई है रुख। और जानती हो सबसे ज़्यादा अजियत मुझे कब होती है? तब तब जब बाबा अकेले में चुप चुप कर माँ को याद करते हुए रोते हैं। वो मेरी वजह से इस बुढ़ापे में बेचैन से होते हैं। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? वो एक बार फिर से रोने लगी। इसे तसल्ली देना बेकार था। इससे बात करना बेकार था। वो दुखी थी। दुनिया ने इसका दिल बहुत दुखाया था। बचपन से लेकर आज तक इसका मुवाजना गुल और रुख की खूबसूरती के साथ किया जाता था। इसे इन दोनों के सामने ये एहसास दिलाया गया था कि तुम इनसे कमतर हो। तुम इनके बराबर कभी नहीं आ सकती। ये तो इसका दिल अच्छा था कि वो कभी इन दोनों से नफरत नहीं कर पाई थी। नहीं तो वो हर रोज़ किस तरह मर कर जीती थी ये तो इसका दिल जानता था। या फिर अल्लाह। रुख ने एक बार फिर से आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया था। इससे मजीद इसकी तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। वो इसे ज़बरदस्ती कुछ खिलाकर दवाई देती कमरे से बाहर निकली तो अपनी जगह ही ठहर गई। दरवाजे से कुछ फासले पर असफंद खड़ा था और यकीनन वो इन दोनों की बातें सुन चुका था। रुख ने कड़वे तासुरात के साथ इसका चेहरा देखा और फिर इसके साथ से निकल गई। वो अपनी जगह ही खड़ा रह गया था। फिर एक निगाह उठाकर इसके कमरे के बंद दरवाजे पर डाली। जाने क्यों एक साथ बहुत सी गिरहें इसके हलक में फंदा डालने लगी थी। रामेश और जुनैद के साथ बहुत वक्त तक बातें करने के बाद वो अपने कमरे में चली आई थी। फिर सर्द पड़ती बालकनी में आ खड़ी हुई। इसका दिल आज बहुत उदास हो रहा था। रामीन की तकलीफ ने इसे भी तकलीफ में मुब्तला कर दिया था। दिन ढला और रात सर पर आ खड़ी हुई। घर की जर्द बत्तियां रोशन कर दी गई। किचन से इश्तहा अंगेज खानों की महक उठ उठ कर सारे घर को अपनी लिपट में ले रही थी। इसी स्ना में अरसल भी चल आया था। रुख काफ़ी हलाल यहाँ रुकने रुख काफ़ी हाल यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था। रामीन की शादी पर वो यकीनन रुकने ही वाली थी। इसीलिए अभी वो रुकना नहीं चाहती थी। अरसल फुरकान और अफगान के साथ लाउंज में ही बैठा ऑफिस से मुतल्लिक बातें कर रहा था। रात का खाना आज अफगान के यहाँ था। वो किचन में गुल और फातिमा के साथ मिलकर खाना लगा रही थी। साथ साथ एक निगाह किचन के दरवाजे पर भी डाल लेती, लेकिन रामीन नहीं आई। अम्मा, रामीन, बेटे इसे आराम करने दो। पहले ही तबीयत ठीक नहीं है इसकी। अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे वो, लेकिन फिर आप याद से खाना खिला दीजिएगा इसे। इसने ताकीद से कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया। इसी वक्त साथ वाले पोर्शन से अरमगान भी चले आए तो एकदम ही लाउंज में मुस्कुराहटें बिखर गई। वह बरसल से रुख के मुतल्लिक कोई बात बहुत मुस्कुरा कर रहे थे। यकीनन यही कि वो मेरी बेटी है और तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। अरसल ने दूसरी जानिब गुलाबी से चेहरा लिए हंस कर इन्हें यकीन दहानी करवा रहा था कि वो ऐसे ही करेगा। इसने मुस्कुराकर किचन से झांका और फिर सबको खाने के लिए बुलाने चली गई। खाने की टेबल पर माहौल इंतहाई खुशगवार हो रहा था। सिवाय रामीन और असफन के वहाँ सब मौजूद थे। ये असफन कहाँ है? सबसे पहले अरमगान ही को ख्याल आया था। भाई साहब वो कहकर गया था कि देर से आएगा। अफगान ने कहा तो वो सर हिलाकर खाने की जानिब मुतवज्जा हुए। खाना इंतहाई अच्छे माहौल में खाया गया। फिर चाय का दौर चला और सब एक बार फिर लाउंज में सिमट आए थे। अरसल किसी भी तरह की मदद दरकार हो ऑफिस वर्क या फिर कहीं भी बिला झिझक मुझसे बात करना, ठीक है? फुरकान लाला ने बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह इसे गले लगाकर कहा था। वो मुस्कुरा कर रह गया। इसके पास कोई बड़ा भाई नहीं था। इसे इनका ऐसा अंदाज बहुत भला लगा था। फिर उन्होंने रुख को अपने पास बुलाया। वो बस अभी निकलने ही लगे थे कि रुख फुरकान के पास चली आई तो उन्होंने आगे बढ़कर इसे खुद से लगाया। फिर मुस्कुराहट दबाकर अरसल की जानिब देखा। वैसे तो ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चलो फिर भी कह देता हूँ। ख्याल रखना इसका। जान है इसमें हमारी। टेढ़े लोगों को ये आराम से खुद ही देख लेती है। बस तुम कभी इसके साथ टेढ़े मत होना, नहीं तो फिर बात की गारंटी नहीं है मेरे पास। सब एकदम हंस पड़े थे। वो हल्की से लाला बोली थी, क्या लाला, इस बेचारे को ये तो बता दूं कि क्या मखलूक हो तुम। उन्होंने मुस्कुराकर इसे मजीद छेड़ा था। वो खफा होकर दूर जाने ही लगी थी कि उन्होंने हंस कर इसे करीब कर लिया। फिर सर पर हाथ फेरा। बहुत ख्याल रखना इसका, समझे? और खुली छुट्टी दे रहा हूँ तुम्हें। इसकी उल्टी सीधी हरकतों पर डांट भी देना इसे। इस जैसी ज़िद्दी लड़की को डांट की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। और हाँ, अगर ये तुम्हारी डांट का असर ना ले तो मुझे एक फ़ोन कर देना बस। लाला फिर लाले को खुद ही देख लेगा। असफंद और फुरकान दोनों प्यार से इसे लाले बुलाते थे। वो मुस्कुराती हुई इनसे अलग हुई। फिर दरवाजे तक वो सब इन दोनों के साथ बढ़ आए थे। वो जब गाड़ी निकाल के ले गए तो वो सभी दरवाजे से हट आए थे। सारा घर एकदम ही उदासी की लिपट में आ गया था। अफगान ने बेसाख्ता आंखों में उभरती नमी रगड़ी तो फुरकान ने अपना साथ लगाया। सच बता रहा हूँ मामू, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस पागल को इतना याद करूँगा। पता नहीं ये बहन बेटियाँ दूसरे घर जाकर वही की क्यों रहती हैं।
काश मैं इन्हें हमेशा अपनी आँखों के सामने रख सकता। इनकी बात पर सबकी आँखें बेसाख्ता नम सी हो गई थी। सो जी, दिस इज़ द एंड ऑफ़ दिस एपिसोड। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपना रिव्यू दें, और इसके अलावा भी अगर आप कोई नावल रीड करवाना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट में उस नावल का नाम लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस नावल को जल्दी रीड करूँ। और नावल इंटरेस्टिंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ते हुए। अभी बाकियों की भी थोड़ी सी स्टोरी स्टार्ट हो गई है, हसवंत की और रामीन की। तो देखते हैं फिर क्या होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड जी। अल्लाह हाफ़िज़।